दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया और योगी आदित्यनाथ की सरकार में 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। जब से ये शपथ ग्रहण का समारोह हुआ तब से लेकर अब तक लगातार मीडिया में, चाहे वो जिसे हम कहते हैं प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर जगह चर्चा ये चल रही है कि फलाने व्यक्ति को, फलाने जाति को साधने के लिए मंत्री बनाया गया। मतलब अगर वहां कृष्णा पासवान को मंत्री बनाया गया तो लगातार ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का जो अवध का इलाका है, उस इलाके में पासी समाज की आबादी बहुत अच्छी है, इसीलिए उसको साधने के लिए बीजेपी ने कृष्णा पासवान को मंत्री बनाया। मनोज पांडे के बारे में लगातार ये बताया जा रहा है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज नाराज है, इसलिए मनोज पांडे को मंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार के नैरेटिव जो है लगातार भूपेंद्र सिंह के बारे में, कि भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि बीजेपी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको फिर से एक बार मंत्री बनाया गया। तो जाट को साधने के लिए, चूंकि वो मुरादाबाद से आते हैं और मुरादाबाद का इलाका भारतीय जनता पार्टी के लिए कंपैरेटिवली जो है एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, तो मुरादाबाद में जाट आबादी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र सिंह को मंत्री बनाया। ये नैरेटिव लगातार तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है दोस्तों, पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा, उसमें एक मुद्दा तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 विधायकों को जो मंत्री बनाया है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो परफॉर्मेंस था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस परफॉर्मेंस जो पीडीए फॉर्मूले से जो अखिलेश यादव को सफलता मिला कि 37 लोकसभा सीटें जीतने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही, तो उसका साइड इफेक्ट यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी अखिलेश यादव से की चुनौती से मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग वर्गों के मंत्रियों के विधायकों को मंत्री बनाकर उनको तुष्ट करना चाहती है। तो इस बात में भी दम है, कहीं कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब एक राजनीतिक दल है तो अपनी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उसकी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज जिस बात की चर्चा मैं आपके साथ इस वीडियो में करना चाहता हूं वो ये कि लगातार ये नैरेटिव जो बनाने का प्रयास होता है कि ब्राह्मण विशेषकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि लगभग 10% आबादी ब्राह्मणों की है, और ये नैरेटिव लगातार आज से नहीं बल्कि 2017 के बाद से, जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और आपको याद होगा दोस्तों, सबसे पहली वो घटना विकास दुबे की, जब से विकास दुबे वाली घटना घटी उसके बाद से लगातार ये हमला बीजेपी पर विशेष रूप से लगातार करने का प्रयास हुआ कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं। और उसके बाद अभी जब ये यूजीसी एक्ट का मामला आया मित्रों, यूजीसी एक्ट के मामले के बाद लगातार ये एक क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है कि यूजीसी एक्ट के कारण जो सवर्ण समाज है और उसमें भी ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से गजब के नाराज है। और 2027 के विधानसभा चुनाव, जिसमें मात्र अब लगभग 10 महीने का समय शेष है, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को मजा चखाएगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि वर्तमान परिस्थिति में जो उत्तर प्रदेश है, केवल उत्तर प्रदेश ही क्यों, जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं उनमें केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि हर जाति के अंदर 3 तरह के मतदाता हैं, 3 तरह के वोटर हैं। आप अगर सहमत होंगे दोस्तों तो कमेंट करके बताइएगा, और सहमत हैं तो भी बताइएगा कमेंट करके। 3 प्रकार के मतदाता हैं। एक जो स्थानीय उम्मीदवार के आधार पर मतदान करता है, स्थानीय उम्मीदवार के आधार पर मतदान करता है। आप सहमत है या नहीं? अगर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अगर ब्राह्मण है तो हो सकता है कि अखिलेश यादव भले ही ब्राह्मणों को पसंद ना हो, फिर भी उम्मीदवार के नाम पर
अखिलेश यादव का चूंकि उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार ब्राह्मण जाति से है, तो अखिलेश यादव की पार्टी को ब्राह्मणों का वोट उस विधानसभा क्षेत्र में मिल जा सकता है। ठीक है, यह बात सच है। तो एक वोट है जो स्थानीय उम्मीदवार के नाम पर वोट होता है। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यादव जाति का है, तो भले ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो, उस वोटर को अखिलेश यादव से मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि उसके विधानसभा सीट पर कौन सा व्यक्ति चुनाव जीतकर एमएलए बनेगा, यानी उम्मीदवार के नाम पर वोट होता है। दूसरे प्रकार के जो वोटर हैं, विशेषकर मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। मैं हिंदू में केवल ब्राह्मण नहीं बल्कि हर जाति के अंदर बात कर रहा हूं दोस्तों। दूसरा जो वर्ग है मतदाताओं का, वो ये देखता है कि इस विधानसभा चुनाव में हमारा वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और लोकसभा चुनाव के दौरान वो देखता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सहमत है या नहीं बताइएगा आप। ठीक है, तो राज्य विधानसभा चुनाव जब 2027 में हो रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो राहुल गांधी वहां उम्मीदवार थे, लेकिन एक बड़ी आबादी को अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं के द्वारा यह संकेत दिया गया था कि अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये एक संकेत लगातार देने का प्रयास आज भी आप समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को, कई प्रवक्ताओं को कहते हुए सुन जाएंगे। आपको मौका मिलेगा तो वो कहेंगे कि अखिलेश यादव इज ए प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। मतलब चूंकि उत्तर प्रदेश से 80 सांसद चुने जाते हैं, और 80 में से अगर अखिलेश यादव 40-45, मान लीजिए बहुत बेहतर 37 जीते थे, अगर 40-45 सांसद अगर समाजवादी पार्टी के चुने गए, तो क्या ऐसी स्थिति नहीं आ सकती है कि अगर विपक्ष को बहुमत मिल जाए और कांग्रेस के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम पर अगर सहयोग समर्थन नहीं मिले? ऐसा हो चुका है पहले हो चुका है। देवगौड़ा का फॉर्मूला हमारे सामने है इंद्र कुमार गुजराल का उदाहरण, हमारे सामने है चंद्रशेखर का उदाहरण, हमारे सामने है चौधरी चरण सिंह का उदाहरण, है या नहीं? क्या उस समय में क्या जनता परिवार की कोई भी पार्टी, यानी और कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी के किसी सीताराम केसरी को प्रधानमंत्री मानने को तैयार हुए थे? हाँ या नहीं हुए थे तैयार। सीताराम केसरी ने पूरा प्रयास किया था कि सीताराम केसरी प्रधानमंत्री बन जाए। लालू यादव समर्थन में थे बिहार के, जो उस समय में जनता दल के अध्यक्ष थे, लेकिन सीताराम केसरी को न सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी कोई भी प्राइम मिनिस्टर स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में हो सकता है राहुल गांधी को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, चूंकि इसलिए कारण है कि अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनेगा तो स्वाभाविक है उसका आधार बढ़ जाएगा। हर राज्य में कांग्रेस पार्टी का स्पेस है, लेकिन ममता बनर्जी को पीएम कैंडिडेट बनाने पर अखिलेश यादव के क्षेत्राधिकार में कहीं ममता बनर्जी हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगी। और यही कारण था कि देवगौड़ा या गुजराल को लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए किया था कि देवगौड़ा हिंदी बोलना भी नहीं जानते थे, कर्नाटक के बाहर उनकी राजनीतिक अपील, पॉलिटिकल अपील थी ही नहीं। गुजराल पंजाब में भी गुजराल कभी मास लीडर थे ही नहीं। मनमोहन सिंह इसीलिए स्वीकार किए गए मित्रों, क्योंकि मनमोहन सिंह वॉज नॉट अ मास लीडर। अगर मनमोहन सिंह मास लीडर होते तो मनमोहन सिंह को कभी भी, कांग्रेस छोड़ दीजिए दोस्तों, कोई भी सहयोगी दल उनका समर्थन करने को तैयार नहीं होती। यह सबसे बड़ा फर्क है। तो दूसरा नंबर आता है दोस्तों हर जाति के अंदर कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब आप बताइए कि जब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आबादी जब वोट डालेगी, और अगर मुकाबले में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव होंगे, तो आप बताइए दोस्तों कि ऐसे में कितने प्रतिशत ब्राह्मण वोटर होंगे जो अखिलेश यादव के पक्ष में, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव को वोट डालेंगे। जहां तक मेरा मानना है, आप लोग कितने सहमत हैं बताइएगा कमेंट करके। ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण ही नहीं बल्कि बिहार का ब्राह्मण कहीं भी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कर रहे हैं बात, तो उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लेते हैं दोस्तों।
उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मायावती को वोट डाल सकते हैं, चंद्रशेखर को वोट डाल सकते हैं, अखिलेश यादव को नहीं डाल सकते। अखिलेश यादव की पार्टी को कभी भी उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वोट नहीं डालेगा। उसके पीछे कारण केवल अकेले अखिलेश यादव नहीं है, उनके पिताजी भी वो कारण है जिस कारण से अखिलेश यादव को ब्राह्मणों का वोट नहीं मिलेगा। अखिलेश के नाम पर नहीं मिलेगा, किसी उम्मीदवार के नाम पर संभव है, किसी अभिषेक मिश्रा के नाम पर संभव है, किसी मनोज पांडे के नाम पर संभव था, लेकिन अखिलेश यादव के नाम पर ब्राह्मणों का वोट मिलेगा यह संभव नहीं है। आप कितने सहमत है बताइएगा। तीसरा, आज के समय में दोस्तों मैं बताऊं, विधानसभा चुनाव छोड़ दीजिए, स्थानीय निकाय के चुनाव में भी 2014 के बाद जो भारत की राजनीति बदली है, नरेंद्र मोदी के राजनीतिक क्षितिज पर छा जाने के बाद 2014 के बाद भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है, बड़ा परिवर्तन आया है दोस्तों। वैसे इस परिवर्तन की शुरुआत 1989 में ही हो गई थी, 1989 में ही, लेकिन वो परिवर्तन जो परिलक्षित हुआ, जो जवान बना, वो नरेंद्र मोदी के समय में जिस बीज का रोपण, जो बीजारोपण 1989 में हुआ था, 1989 के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, वैसे इसका बीजारोपण 1987 में हो गया था भारतीय जनता पार्टी के पालमपुर अधिवेशन में, लेकिन वो परिलक्षित हुआ था लोकसभा चुनाव 1989 में। वो क्या है, क्या है ऐसा जिसका बीजारोपण 1987 में हुआ, जिसके आधार पर केवल ब्राह्मण ही नहीं हर जाति वोट करती है, हर जाति। क्या है वो जिसका बीजारोपण 1987 में हुआ? 1989 में पहला रिजल्ट उसका निकल कर आया। 2014 तक उसकी गति धीमी थी बढ़ने की, और 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला केंद्रीय राजनीति में, तो फिर वो पूरे फॉर्म में है आज। क्या है वो है हिंदू वोट बैंक, वो है हिंदू वोट बैंक। वो वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक केवल ब्राह्मणों में ही नहीं है, यादवों में भी है, लोध में भी है, जाट में भी है। आपने देखा किसान आंदोलन जो नरेश टिकैत ब्रदर्स का जो किसान आंदोलन था, उसका जाट पर कितना असर पड़ा? किस चीज का असर ज्यादा पड़ा, कवाल दंगा का या फिर किसान आंदोलन का? बताइएगा दोस्तों कमेंट करके, किस चीज का असर जाट बिरादरी पर ज्यादा पड़ा? मित्रों, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में कम या ज्यादा हर जाति का हिंदूनाइजेशन हुआ है, हिंदूकरण हुआ है, हिंदूकरण हुआ है। इसीलिए किसी विकास दुबे, कोई यूजीसी एक्ट वगैरह से बहुत अधिक अंतर विशेषकर ब्राह्मण वोटरों को उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ने जा रहा है। क्योंकि कारण है उसका कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी जातियां हैं, उनमें जो कुछ विशेष जातियों का जिनका हिंदूकरण हुआ है, उसमें दो जाति सबसे प्रमुख है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो हिंदूनाइजेशन हुआ है वो हुआ है जाटों का, वो हुआ है जाटों का। इसीलिए कोई भी ये किसान आंदोलन करने वाले लोग थे उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, लेकिन इन लोगों ने आंदोलन किया था दिल्ली में, आंदोलन किया था पंजाब में, आंदोलन किया था हरियाणा में, क्योंकि उनके पास उत्तर प्रदेश में अपना समर्थन नहीं था। मैं बात कर रहा हूं टिकैत ब्रदर्स की। वैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का, और इसके अलावे जो इलाका है दोस्तों, इसमें अगर सबसे ज्यादा हिंदूनाइजेशन हुआ है तो वो हुआ है ब्राह्मण और वैश्य बिरादरी का उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मणों का और वैश्य बिरादरी का। कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों कि प्रायः आप देखेंगे हर जाति में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है,
प्रायः हर जाति में देखेंगे, जो प्रमुख जातियां हैं, जो शक्तिशाली जातियां हैं, उनमें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, सीएम कैंडिडेट हैं, सीएम मटेरियल हैं। जैसे उदाहरण के लिए ठाकुर हैं योगी आदित्यनाथ। वैसे बीजेपी योगी आदित्यनाथ को हिंदूवादी नेता कहती है, ठाकुर नेता नहीं कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन है तो ठाकुर। अखिलेश यादव यादव समाज के नेता हैं। कुर्मी समाज की अपना दल सोनीलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल है, पल्लवी पटेल है। तो हर जाति का इस प्रकार से देखेंगे। संजय निषाद निषादों के नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर राजभर के नेता हैं। तो ऐसे कई जातियां हैं जिनका अपना अपना नेतृत्व है। लेकिन जिन जातियों का नेतृत्व नहीं है, जाटव का नेतृत्व मायावती के पास है, चंद्रशेखर रावण को नेता मानते हैं लोग, ठीक है। मौर्य समाज बटा हुआ है, केशव प्रसाद मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, ऐसे ही बटा हुआ है। लेकिन जिन जातियों का स्थापित नेतृत्व नहीं है राज्य स्तर पर, जैसे ब्राह्मणों का नहीं है, वैश्य बिरादरी का नहीं है, तो ऐसी जातियों का सबसे ज्यादा हिंदूकरण हुआ है। आज यदि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार न रहे, अगर आज मैं दावे से कर रहा हूं दोस्तों, आज समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में किसी गैर यादव को अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि यादव जाति के अंदर भी हिंदूनाइजेशन की प्रक्रिया सबसे ज्यादा त्वरित हो, तेजी से होगी। इसलिए होगी दोस्तों, इसलिए होगी कि सवाल है राजनीतिक, एक जो प्रतिनिधित्व का जो मामला होता है ना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी बढ़कर राजनीतिक वर्चस्व का मामला होता है। आज यादव समाज को लगता है कि अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि आफ्टर मंडल पोस्ट मंडल एक बात तो तय है कि हिंदू समाज के अंदर जितनी भी जातियां हैं उनमें पहले जो स्थिति सवर्णों की हुआ करती थी, एक सामंतवादी सोच हुआ करती थी सवर्णों में, तो वो आप कह सकते हैं कि यादवों के अंदर भी वो नव सामंतवाद जन्म ले चुका है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और यही वो कारण है दोस्तों कि जब जब अखिलेश यादव सत्ता में रहे, समाजवादी पार्टी जब जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही, तब तब यादव समाज से अन्य जातियां दूर हो गई। केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार में भी हुआ। जब जब यादव समाज के लोगों ने मुसलमानों के साथ गठबंधन करके MY समीकरण बनाया, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में हो, तब समाज की जितनी भी अन्य जातियां थी ने इन लोगों का साथ छोड़ दिया। तो इसीलिए एक जो हिंदू वोट बैंक है, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। ये हर जाति में है। और इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो आबादी के अनुसार जो बड़ी जातियां हैं, जिसमें ब्राह्मण भी एक है दोस्तों, इसका हिंदूकरण सर्वाधिक हुआ है, सबसे ज्यादा हुआ है वैश्य का और ब्राह्मणों का। इसीलिए ये लोग, अगर कभी कोई ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हुई जब ब्राह्मणों ने यह तय कर लिया कि नहीं बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी को हराने के लिए भी अगर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण किसी को चुनेंगे अगर, तो मायावती को चुन सकते हैं, अखिलेश यादव को कभी नहीं चुनेंगे। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।